नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवांस किड्स एकेडमी जीरापुर की ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लाए हैं खास आपके लिए एक बहुत ही सुंदर हिंदी आलोचना जिसका नाम है धूल, जो है कक्षा 9वीं की पुस्तक हिंदी स्पर्श भाग 1 के गद्य खंड से। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पुस्तक का पहला पाठ धूल। ये एक आलोचना है जिसका आज हम भाग 2 करेंगे। भाग 1 में हम इस पाठ को पढ़ चुके थे। आज भाग 2 के अंतर्गत हम इसके प्रश्न और उत्तर देखेंगे, यानी अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जान लें कि प्रश्नोत्तर लिखने के लिए आप या तो वीडियो को बीच में रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मौखिक प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है, हीरे के प्रेमी उसे किस रूप में पसंद करते हैं? तो उत्तर है, हीरे के प्रेमी उसे साफ सुथरा, खरादा हुआ यानी हो रहा है तराशा हुआ, और आँखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ पसंद करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है? उत्तर है, गांव की मिट्टी में खेलने में और अखाड़े की मिट्टी से शरीर रगड़ने से जिस तरह का सुख मिलता है, लेखक ने संसार में उसी प्रकार के सुख को दुर्लभ बताया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, मिट्टी की आभा क्या है? उसकी पहचान किससे होती है? तो उत्तर है, मिट्टी की आभा है उसकी धूल। मिट्टी के रंग रूप से उसकी पहचान होती है। आइए अब कुछ लिखित प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है, धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती है? तो धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि शिशु चलते, खेलते, बैठते, उठते जब गिरता है तो उसके शरीर पर धूल लगना ही है। इस धूल दूषित शिशु का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है जब धूल उसके सौंदर्य को बढ़ाती है। तो धूल के साथ ही बच्चा जब खेलता है तो धूल उसकी सुंदरता को बढ़ा देती है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है? यानी हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है? हमारी उत्तर है, हमारी सभ्यता धूल को गर्द समझती है। धूल को गर्द समझती है। गर्द मतलब बेकार की धूल। वह बनावटी प्रसाधन सामग्री और सलमे सितारों में ही सौंदर्य मानती है। वह तो बनावटी जो प्रसाधन सामग्रियाँ हैं ये लगाने में और इनमें सजने संवरने को ही सौंदर्य मानती है। गांव की धूल में उन सलमे सितारों के धुंधले पड़ने की आशंका होती है, इसलिए वह धूल से अर्थात ग्राम्य संस्कृति से बचना चाहती है। अर्थात हमारी सभ्यता धूल को अच्छा नहीं मानती है। अगला प्रश्न है, अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता होती है? अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता होती है? उत्तर जानते हैं। अखाड़े की मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं होती है। यह तेल और मट्ठे से सिंचाई गई वह मिट्टी होती है जिसे देवताओं पर चढ़ाया जाता है। यह मिट्टी शरीर को बलवान बनाती है। युवा इस मिट्टी पर निर्वद्व भाव से लेटकर ऐसा महसूस करता है मानो वह विश्व विजेता हो। यानी जो अखाड़े की मिट्टी होती है और वह जो है तेल और मट्ठे से, मट्ठा मतलब छाछ को बोलते हैं, तो उससे छिजाई गई, यानी उसके अंदर मिलाते हैं, उस मिट्टी के अंदर मट्ठा और छाछ मिलाते हैं, मट्ठा छाछ और तेल मिलाते हैं, जिसे देवता के ऊपर चढ़ाया जाता है और वही शरीर के ऊपर मली जाती है, जिससे कि शरीर जो है बलवान बनता है, शक्तिशाली बनता है। और उस पर जो युवा है, निर्वद्व का मतलब होता है शांत भाव से वो उसके ऊपर लेटता और ऐसा महसूस करता है कि वो सबसे शक्तिशाली है और उसी ने विश्व को जीत रखा है, वही विश्व विजेता हो। आइए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह की व्यंजना के लिए धूल सर्वोत्तम साधन किस प्रकार है? तो उत्तर है, श्रद्धा, भक्ति और स्नेह प्रकट करने के लिए धूल सर्वोत्तम साधन है। यानी कि धूल के माध्यम से श्रद्धा, भक्ति और
प्यार प्रकट किया जा सकता है। कोई योद्धा या विदेशगत मनुष्य अपने देश में लौटकर पहले उसकी धूल को माथे पर लगाता है। इस प्रकार वह अपनी धरती के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न, इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर क्या व्यंग्य किया है? यानी लेखक ने इस पाठ में नगर की जो सभ्यता है उस पर क्या व्यंग्य किया है? उत्तर है, इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर यह व्यंग्य किया है कि नगर में बसने वाले लोग इस बात से डरते हैं कि धूल उन्हें गंदा न कर दे। वे सोचते हैं कि धूल के संसर्ग से उनकी चमक दमक फीकी पड़ जाएगी। मेले होने के डर से वे अपने शिशु को भी धूल से दूर रखते हैं। यानी कि जो नगरीय सभ्यता है, नगर के लोग हैं, शहर के लोग हैं, वो धूल से ज़्यादा डरते हैं और वो अपने बच्चों को गंदा नहीं होने देते हैं। चलिए अब हमें आगे के प्रश्नों के उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में देना है। प्रश्न नंबर 1, लेखक बाल कृष्ण के मुंह पर छाई गोधूलि को श्रेष्ठ क्यों मानता है? बाल कृष्ण है, बाल कृष्ण किसे कहा गया है? जो बालक कृष्ण के समान बालक है उसको कहा गया है। उसके मुंह पर छाई हुई गोधूलि, गोधूलि यानी जो शाम के समय में गायों के पैर से जो धूल उड़ती है गाँव में, उसको गोधूलि कहा जाता है। तो उसको श्रेष्ठ क्यों मानता है? तो उत्तर है, लेखक बाल कृष्ण के मुंह पर छाई गोधूलि को श्रेष्ठ मानता है। उसके अनुसार इसके कारण उसकी आंतरिक आभा और भी खिल उठती है। बालक का धूल दूषित मुख बनावटी श्रृंगार प्रसाधन से कहीं अधिक मनमोहक होता है। यह वास्तविक होने के कारण कृत्रिम सौंदर्य सामग्री से अधिक श्रेष्ठ होता है। इसमें बालक की सहज पार्थिवता, आर्थिक शारीरिक कांति जगमगा उठती है। जो शरीर की कांति है उसकी वो जगमगा चमक उठती है। इसकी तुलना में बनावटी सजीव श्रृंगार कहीं नहीं टिकता। जो उसका सजाव श्रृंगार है वो कहीं नहीं टिकता है। यानी उसका जो श्रृंगार है उससे भी अधिक उसको गोधूलि से ज़्यादा अच्छा लगता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, लेखक ने धूल और मिट्टी में क्या अंतर बताया है? लेखक ने धूल और मिट्टी में अंतर क्या बताया है, ये पूछा गया है। उत्तर है, लेखक ने धूल और मिट्टी में अंतर बताते हुए लिखा है कि धूल मिट्टी का अंश होती है। धूल जो है वो मिट्टी का अंश है। धूल मिट्टी से ही बनती है। धूल मिट्टी से ही बनती है। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तु का अपमान बनाते हैं वे सब मिट्टी की ही उपज है। फूलों में जो रस, रंग, सुगंध और कोमलता आदि है वह भी तो मिट्टी की उपज है। मिट्टी और धूल में उतना ही अंतर है जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चाँद और चांदनी में है। मिट्टी की चमक और सुंदरता ही धूल के नाम से जानी जाती है। मिट्टी के गुण, रूप, रंग की पहचान भी तो धूल से ही होती है। धूल ही मिट्टी का स्वाभाविक श्वेत रंग होता है। मिट्टी का रंग श्वेत होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, ग्रामीण परिवेश में प्रकृति धूल के कौन कौन से सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है? यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो है प्रकृति वो धूल के कौन कौन से सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है? उत्तर है, ग्रामीण परिवेश में प्रकृति धूल के द्वारा अनेक सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। जब अमराइयों के पीछे छुपे सूर्य की किरणें धूल पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि मानो आकाश में सोने की परत छा गई हो। सूर्यास्त के बाद लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद धूलें आसमान में ऐसे छा जाती है कि मानो रुई के बादल छा गए हो। या यूँ लगता है मानो वह ऐरावत हाथी के जाने के लिए बनाया गया तारों भरा मार्ग हो। चांदनी रात में मेले पर जाने वाली गाड़ियों के पीछे धूल ऐसे उड़ती है मानो कवि कल्पना उड़ान पर हो। यहाँ ऐरावत हाथी आया है, तो ऐरावत हाथी यानी इंद्र का हाथी।
जो समुद्र मंथन के समय में इंद्र का हाथी निकला था, वो 14 रत्नों में से एक ऐरावत भी था। चलिए आगे है, निम्न के आशय स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट करना है। प्रश्न नंबर 1 है, फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, वह धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। यानी फूल के ऊपर रेणु, रेणु यानी होता है धूल, धूल का नाम रेणु भी है, तो उसका श्रृंगार बनती है। वह धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। इसका आशय स्पष्ट इस प्रकार से होगा। उत्तर है, आशय है कि धूल को भूलकर भी हे नहीं माना जाना चाहिए। हे मतलब होता है गंदा, तो धूल को हमें हे नहीं मानना चाहिए। कारण यह है कि रेणु अर्थात धूल फूलों की पंखुड़ियों पर पड़कर उसके सौंदर्य में वृद्धि कर देती है, यानी उसके सौंदर्य को बढ़ा देती है। यह धूल जब बाल कृष्ण के खेलने कूदने से उड़कर उनके चेहरे पर छा जाती है, इस धूल के कारण बालक का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। यह सौंदर्य किसी भी प्रसाधन के प्रयोग से बड़े सौंदर्य से भी बढ़कर है, यानी सजने संवरने से ये सौंदर्य उसका बड़ा है। चलिए अब अगला और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। धन्य धन्य वे है नर मेले जो करत गात कन्या लगाए दूरी ऐसे लरी कान की। लेखक इन पंक्तियों द्वारा क्या कहना चाहता है? तो उत्तर है, इन पंक्तियों के द्वारा लेखक कहना चाहता है कि इन पंक्तियों का कवि धूल की महिमा का गान तो करता है। इन पंक्तियों में कवि धूल की महिमा का गान तो करता है, किंतु उसके मन में धूल को लेकर गर्व नहीं है। वह धूल को मेला करने वाली चीज़ मानता है, अतः उसके मन में धूल के प्रति अपराध बोध है। दूसरा, वह कवि बालकों में भी भेदभाव करता है। वह धूल से सने बालकों और अन्य बालकों में भेद करता है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि वे लोग धन्य हैं, ऐसे लोग धन्य हैं जो अपने बालक को धूल में सना हुआ देख करके उसको गले से लगा लेते हैं। यानी कन्या लगाए दूरी भरे लरी कान की, धूल से सने हुआ बालक को गले से लगा लेते हैं। इस प्रकार आज के अभ्यास प्रश्न पूरे हुए हैं और यहाँ पे हमने केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लिया था। यहाँ कुछ गृह कार्य के लिए प्रश्न दिए जा रहे हैं, उनको अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर 1, अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता है? इसके साथ किसका दुर्भाग्य जुड़ जाता है? धूल पाठ के आधार पर लिखिए। अखाड़े की मिट्टी की विशेषता बताना है, इसमें अपने आधार पर पाठ के आधार पर पढ़कर। दूसरा प्रश्न है, धूली भरे हीरे किन्हें कहा गया है? हमारी सभ्यता इन हीरो से कितना प्यार करती है? धूल पाठ के आधार पर लिखिए। ये भी हमें पाठ के आधार पर लिखना है कि धूली भरे हीरे किन्हें कहा गया है और उनकी सभ्यता इन हीरो से कितना प्यार करती है, जो हमारी आज की सभ्यता है वो। अगला प्रश्न है, क्या आपको धूल में खेलना पसंद है? अपना धूल से खेलने का कोई भी एक अनुभव लिखिए। ये अनुभव हमें अपने आधार पर ही लिखना है। अगर आपका धूल में खेलने का कोई अनुभव है तो वो वहाँ पर लिखना है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।